पार्ट 6 में आपने सुना था कि राजा साहब गंगा के एक्सीडेंट करने का प्लान और साथ ही आदित्यराज के काम में बाधा डालने का प्लान तैयार कर रहे थे। अब आगे गंगा को आज आदित्यराज के गले लगकर एक सुकून मिल रहा था। जब से उसके माँ बाबा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तब से उसका साहस बढ़ाने वाला साइली के अलावा कोई नहीं था। लेकिन आदित्यराज के व्यवहार में जो परिवर्तन आया था और जिस तरह से वो गंगा का साहस बढ़ा रहा था और जिस तरह से वो अपनापन दिखा रहा था, उससे गंगा को अच्छा लग रहा था। जब गंगा और आदित्यराज एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें कर रहे होते हैं कि जितने में साइली गंगा के लिए खिचड़ी और सलाद लेकर आती है, जिसे देख गंगा मुंह बना लेती है, तब आदित्यराज उसे डांट फटकार लगाकर अपने हाथों से उसे वो खाना खिलाता है। साइली आदित्यराज का वो गंगा के ऐसे खाना खिलाते देखकर अचानक से उसकी आंखों में एक आंसू की बूंद गिर जाती है और उसे गंगा के बचपन के वो पल याद आते हैं जब गंगा बचपन में ऐसे खाने के लिए नाटक किया करती थी। अब ऐसे ही उसके पापा उसे मनाकर उसे खाना खिलाया करते थे, लेकिन जब उनके बाबा से उनका सब कुछ छीन लिया गया तो वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और सब कुछ बदल गया। बातों ही बातों में आदित्यराज ने गंगा को ये भी बताया कि उसने आश्रम बनाने के लिए नई जगह भी खरीद ली और आश्रम बनाने का काम भी चालू किया है। तो ये बात गंगा को बहुत अच्छी लगी और उसने आदित्यराज का धन्यवाद किया। आदित्यराज गंगा को खाना खिलाकर कल मिलने का कहकर वो चला गया। इधर आदित्यराज के पिता राजासा ने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि गंगा के बारे में सारी जानकारी निकालें। वो कब बाहर जाती है, क्या करती है, कब आती है और कहाँ रहती है आदि के बारे में, ताकि उसी के अनुरूप प्लान बनाकर उस प्लान को अंजाम दे सके। गंगा की तबीयत खराब होने की वजह से वो पूरे 15 दिन रेस्ट पर रही। इन 15 दिनों में बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और उन्हें संभालने की जिम्मेदारी साइली और आदित्यराज ने ले ली। इस 15 दिन में गंगा समझ चुकी थी कि आदित्यराज को जैसे लोग समझते और जिस नज़र से देखते हैं, वे तो बिल्कुल वैसे ना होकर वे एक अच्छे इंसान है। आदित्यराज ने अपने बिजनेस को राजसा के बिजनेस से अलग किया था, क्योंकि जब से आदित्यराज गंगा के पक्ष में बातें करने लगा था, तब से राजसा को उन पर चिढ़ आने लगी थी और इस वजह से दोनों में अनबन बढ़ने लगी थी और आए दिन वाद विवाद बढ़ने से आदित्यराज ने अपने बिजनेस को राजसा के बिजनेस से अलग किया था। पर राजसा ने इन सबका दोष गंगा पर ही डाल दिया। उनको लगने लगा कि गंगा की वजह से ही बाप बेटों में फूट पड़ी है। अब आदित्यराज ने अपने बिजनेस को इंदौर में ही सेटल कर दिया। इन दिनों आश्रम का काम बहुत कुछ हो चुका था। इधर राजासा के आदमी गंगा की हर बात की जानकारी राजासा तक पहुंचा रहे थे और वो गंगा पर अपनी आंखें गड़ाए हुए थे। पर आदित्यराज और गंगा इस बात से बिल्कुल अनजान थे। गंगा जब पूरी तरह से स्वस्थ हुई, तब उसने आश्रम को देखने जाने की जिद की, तो आदित्यराज ने भी हामी भर दी कि वो उसे अगले दिन आश्रम का कार्य दिखाने ले जाएगा। जब राजा के आदमी को ये भनक लगी कि वो अगले दिन आश्रम देखने जाने वाली है, तब उन्होंने वो जानकारी राजा तक पहुंचाई। तब राजा ने अपने आदमी को आदेश दिया कि आज रात आश्रम में जाकर आश्रम को गिराया जाए और साथ ही ये भी हिदायत दी कि इसके बारे में किसी को भी कानो कान तक खबर नहीं चलना चाहिए। तो उसके आदमी ने भी उसके आदेश की पालना करते हुए वो रात के करीब 1 बजे उस आश्रम पर जा पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि आश्रम की और आश्रम की सामान की 2 आदमी पहरेदारी कर रहे थे। तो राजा के आदमी ने अपने मुंह पर पहले नकाब चढ़ा दिया, फिर वो चुपके से उन पहरेदारों के पीछे से जाकर उनके मुंह को बंद कर दिया ताकि वह चिल्लाए नहीं। फिर उन्होंने रस्सी से किसी खंभे को दोनों को बांध दिया गया, जिससे उन पहरेदारों को चिल्लाने का या आदित्यराज को फोन लगाने का भी मौका नहीं मिला और ना ही वो उनके चेहरे को पहचान पाए कि वो कौन है करके। फिर राजसा के आदमियों ने आश्रम की तोड़फोड़ चालू कर दी और ऐसे करते करते उन्होंने पूरे आश्रम को ही ध्वस्त कर दिया और उसके बाद वो वहां से भाग निकले। जब सुबह हुई और सुबह सुबह आदित्यराज गंगा को लेने के लिए आया, वो बहुत खुश था कि गंगा पहली बार आश्रम को देखेगी, उसकी बनावट देखेगी तो उसे बहुत खुशी होगी। इसलिए वो सुबह सुबह ही गंगा को लेने आया ताकि वो पूरा दिन वही ठहर सके। जब गंगा ने उसकी सहेली को भी साथ में चलने के लिए कहा, वो तीनों बहुत खुश थे कि वो आश्रम देखने जा रहे हैं। तब तीनों आश्रम के पास उतरे और उन्होंने जो आश्रम का नज़ारा देखा, वो देखकर हैरान रह गए। आदित्यराज को तो आश्रम का इस तरह का हुलिया देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस आश्रम को बनाने में उसने बहुत पैसा बहाया था। फिर वो आश्रम से थोड़े आगे गए जहाँ पर पहरेदारों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दोनों पहरेदारों के मुंह पर टेप और उन्हें रस्सी से बांध रखा था और वो बहुत घबराए हुए थे और उनके शरीर पर जगह जगह पर चोटों के निशान भी थे। फिर आदित्यराज सबसे पहले उन दोनों को अस्पताल पहुंचाया और घटना की जानकारी पुलिस को दे दी।
तब तक वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। तभी राजा साहब वहाँ पर आते और आदित्य राज के पास आकर कहते, ये कैसे हुआ बेटा, ये सब किसने किया, तूने कितना पैसा लगाया था इसमें, सब बर्बाद हो गया। तभी आदित्य राज गुस्से से कहता है, जिसने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो मुझसे बचकर जाएगा कहाँ। इस पर राजा साहब कहते, हाँ बेटा, तुम उसे बिल्कुल मत छोड़ना, और चाहे तो मैं तेरी हेल्प करूँ इस कार्य में। इस पर आदित्य राजा से कोई भी सहायता लेने से मना करते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में पहरेदार का इलाज कराने के बाद उन्हें पुलिस चौकी बुलाया गया ताकि उनका बयान लिया जा सके। बयान लेते वक्त आदित्य राज के साथी साइली और गंगा भी वहाँ पर मौजूद थी। पहरेदार ने जो जो रात को हुआ उनकी सारी जानकारी दी और वो बताते हैं कि उनके चेहरे पर नकाब होने की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं पाए। आदित्य राज को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है इंदौर में, जो रात को नकाब पहनकर उसके काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है और उसके पैसों की इस तरह से बर्बादी कर रहा है। फिर आदित्य राज ने सख्त लहजे में पुलिस वालों को कहा कि जल्द से जल्द जो भी डकैत है या जिसका भी काम है उन्हें ढूंढ लिया जाए, उनसे पूरा आश्रम का खर्चा वसूल करके सलाखों के पीछे उन्हें डाला जाए ताकि वे दोबारा उसके काम में बाधा डालने की कोशिश ना करें। पुलिस वालों ने भी हाँ में गर्दन हिलाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की। फिर वो दोबारा से आश्रम गए। जब आदित्य राज आश्रम का नज़ारा देखकर उदास मन से लौट रहे थे, तब गंगा ने आदित्य राज का ढाढ़स बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं कुमसा, वैसे भी हमें आश्रम की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस पर हुकुमसा बोले, गंगा मुझे सब पता है, तुम ये सब आश्रम को गिराया गया इसलिए कह रहे हो ना। तो गंगा ने नाम में गर्दन हिलाई और आदित्य राज के गले लाकर लग गई। लेकिन गंगा की आंखें नम थी। तो आगे आदित्य राज कहता है, कोई बात नहीं गंगा, मैं दोबारा से आश्रम बनाऊंगा। तब गंगा आश्चर्य से पूछती है, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप दोबारा से आश्रम बनवाओगे हुकुमसा। तो इस पर आदित्य राज शरारत भरे अंदाज में गंगा को अपने पास खींचते हुए कहता है, तेरे लिए कुछ भी गंगा। इस पर गंगा शर्मा जाती है। उधर राजा साहब और उनके साथी अपने प्लान में कामयाब होने की खुशी में जश्न मनाते। राजा साहब अपने साथियों को कहते हैं, अब दूसरा प्लान खेलने की बारी है। तो राजा साहब के साथी उससे पूछते हैं, पर राजा साहब आप अपने सगे बेटे के ऊपर ही इतना अत्याचार क्यों करना चाह रहे हो। तो राजा साहब जोर जोर से हंसते कहता है, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरा बेटा दुखी हो ये मैं देख सकता हूँ, लेकिन मेरा बेटा बर्बाद हो ये मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। तो उसके साथी उससे आश्चर्य से पूछते हैं, बर्बाद का मतलब हम कुछ समझे नहीं राजा साहब। तो राजा साहब कहते हैं, गंगा और कोई नहीं, वो हमारे दुश्मन की बेटी है और दुश्मन की बेटी कभी सगी नहीं हो सकती। तो राजा साहब कहते हैं, वही राजेंद्र सिंह जिसने हमारा साथ में देकर ऐश्वर्धन का साथ दिया था और फिर हमने उसे ऐसा बर्बाद किया था कि बेचारा शौक के मारे ही मर गया। उसके बाद राजा साहब कहते हैं, अब मुझे राजस्थान निकलना होगा क्योंकि पिछले 15 दिनों से हम राजस्थान में ही हैं और उधर हमारे बहुत सारे काम अटके हुए हैं। तो मैं हीरा को मेरे साथ ले जाता हूँ, बाकी तुम लोगों को मैं मौका देकर अगली प्लानिंग को अंजाम देना है। कहकर राजा साहब हीरा के साथ राजस्थान निकल जाते हैं। इधर पुलिस अपनी जांच चालू रखते हैं, सारे सबूत इकट्ठा कर लिए जाते हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। इधर आदित्य राज अब दोबारा से आश्रम बनवाने की तैयारी में जुट जाता है। वो वापस से आश्रम के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें मंगवा लेता है और अच्छे से अच्छे कारीगर को बुलाकर आश्रम का निर्माण कार्य चालू हो जाता है। आदित्य राज ने अब पहले से ज़्यादा पहरेदारी की संख्या बढ़ाई थी। वो अब पहले से ज़्यादा अलर्ट था। 2 महीने होने आए थे आश्रम का कार्य करते करते और बस थोड़ा सा आश्रम का कार्य बाकी था। राजा साहब इन 2 महीनों के भीतर बहुत बार अपने साथियों को कहकर दोबारा से आश्रम ध्वस्त करने के प्लान बना चुका था, लेकिन दोनों ही बार उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ क्योंकि आदित्य राज ने सभी तरफ अपने सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर चुका था। उसके आदमी गंगा पर भी हमला करने की फिराक में था, लेकिन आदित्य राज के उसके पास हमेशा हीरा रहने से वह इस प्लान में भी कामयाब नहीं हो पाया। अब आदित्य राज और गंगा को एक दूसरे को जाने करीब 6 महीने हो चुके थे और गंगा को आदित्य राज का ऐसा ख्याल रखना, उसकी केयर करना अच्छे लगने लगे था। धीरे धीरे गंगा आदित्य राज की तरफ आकर्षित होने लगी थी। साइली भी इस बात को समझ चुकी थी कि अब उनका रिश्ता पहले से बेहतर होता जा रहा है। एक दिन गंगा आदित्यराज को सरप्राइज देने के हिसाब से बिना बताए आश्रम के लिए निकल पड़ी क्योंकि आदित्यराज अब ज़्यादातर टाइम आश्रम पर ही बिताने लगा था और वो वहीं पर अपना बिजनेस से रिलेटेड कार्य भी करता था। पर आज उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। वो अपने सेक्रेटरी गोविंद को कहता है, गोविंद आज पता नहीं थोड़ी तबीयत नरम लग रही है और एक अलग सी बेचैनी सी हो रही है। फिर उसके दिमाग में एकदम से गंगा का ख्याल आता है तो वो गंगा को कॉल करता है। फिर गंगा कॉल रिसीव नहीं करती है तो वह 2-3 बार और कॉल करता है गंगा को, पर फिर भी अभी गंगा कॉल रिसीव नहीं करती है। तो फिर वह साइली को कॉल करता है तो साइली एक बार में ही कॉल रिसीव कर लेती है। तो आदित्यराज कॉल रिसीव करने के तुरंत बाद ही चिंता भरे स्वर में पूछने लग जाता है,
कि गंगा कहाँ है? तो सायली आश्चर्य से कहती है, क्या हुकुम साहब, कोई चिंता की बात है क्या? इस पर आदित्यराज कहता है, पहले बताओ कि अभी गंगा कहाँ पर है? इस पर सायली कहती है कि वो आपको सरप्राइज देने के हिसाब से वो आपको बिना बताए आश्रम के लिए निकली है। तब हुकुम शाह उसी वक्त कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और तुरंत गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। आदित्यराज थोड़ी दूरी पर गाड़ी लेकर निकल ही रहा होता है कि वो जो सामने दृश्य देखता है वो देखकर वो एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि गंगा अपने धुंध में बस से उतर कर पैदल चल रही होती है और उसके पीछे से तेज रफ्तार से कार आ रही होती है। ये देखकर आदित्यराज को सोचता नहीं और वो अपनी गाड़ी को उससे तेज रफ्तार गाड़ी के आगे लगा देता है, जिससे तेज रफ्तार वाली गाड़ी आदित्यराज की गाड़ी से टकराकर पलटी खा जाती है और आदित्यराज की गाड़ी भी पलटी खा जाती है। इस वक्त आदित्यराज सिर्फ अकेला गाड़ी में होता है, उसके साथ उसके कोई बॉडीगार्ड या उसका सिक्योरिटी मौजूद नहीं होता है। पीछे से जोर से गाड़ी के टकराव की आवाज़ सुनकर गंगा एकदम से डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो आदित्यराज गाड़ी में उसे फंसा हुआ दिखाई देता है और गंगा वो दृश्य देखकर घबरा जाती है और जोर से चिल्लाकर आदित्यराज के गाड़ी के पास दौड़कर चली जाती है। जितने में वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जैसे तैसे कर वहाँ पर मौजूद लोग आदित्यराज को निकाल लेते हैं और दूसरी गाड़ी में फंसे राजसा के आदमी को भी निकाल लिया जाता है। वह जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते भागने की कोशिश करते, लेकिन आदित्यराज उन्हें पकड़ने के लिए लोगों को इशारा करता है। आदित्यराज के सिर पर चोट आई हुई थी, जिसे गंगा ने देख लिया और अपना दुपट्टा फाड़कर उसके मस्तिष्क पर बांध दिया था। उन आदमियों को भी चोटें आई थी। आदित्यराज के इशारा पर उन आदमियों को वहाँ पर मौजूद लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। गंगा आदित्यराज की ऐसी हालत देखकर आदित्यराज के गले लगकर खूब रोती है और आदित्यराज उसे कस के गले लगाकर कहता है, भोले बाबा का लाख लाख शुक्रिया जिसने आज हम दोनों की जिंदगी बख्श दी है। तो गंगा सवालिया नजरों से आदित्यराज की तरफ देखने लग जाती है, पर आदित्यराज कुछ जवाब नहीं देता है और अपने मन में कहता है, जो कोई भी होगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने मुझ पर वार न करके मेरी गंगा पर वार किया है। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस और आदित्यराज के बॉडीगार्ड साथ ही सेक्रेटरी आ पहुँचता है। फिर आदित्यराज को हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाया जाता है और साथ ही राजसा के आदमियों का भी इलाज करवाया जाता है। उसके बाद उन्हें पुलिस आकर पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे पूरी जानकारी निकालते हैं। आदित्यराज ने अपने आंखों से जो देखा था उनके बारे में जब उनसे पूछता है तो कि वह गंगा के ऊपर गाड़ी चलाकर लाने वाले थे, तो पहले तो वह नहीं नहीं करके ना में गर्दन हिलाते हैं, लेकिन पुलिस वाले के हाथ से डंडे जब उन पर पड़ते हैं और आदित्यराज भी दो चार मुक्के कस के लगाता है, उसके बाद वो सच बोलते हैं कि हाँ हाँ हुकुम सा ये सब राजसा के कहने पर हुआ है। तो आदिराज राजसा का नाम सुनकर हक्का बक्का ही रह जाता है, क्योंकि राजसा अपने बेटे के साथ ही ऐसा कभी करेगा ऐसा आदित्यराज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि आखिर खून का रिश्ता है उनका। क्या होगा आगे? क्या राजसा को उनकी गलती की सज़ा मिल पाएगी या फिर राजसा और कोई चलेगा प्लान? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 8 देख लीजिए। धन्यवाद।